प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में तरमीम लाई जा रही थी तो कहा यह गया था कि ये पार्लिमानी इत्तफाक की खिलाफ वर्जी थी, उसके बावजूद आपने एक ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया था और कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शुरू हो चुकी है जिसमें पार्लिमानी तरीक़ाकार को सरकमवेंट किया जाता है। लेकिन जब बात हुई आर्मी चीफ के तौसी के मुतालिक तो अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में तमाम सियासी जमातों ने फ़िलहाल तो इत्तफ़ाक़ का इजहार किया है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से सुनने को मिलता है वो ये है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो इस बिल की हमायत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN तो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे, लेकिन अब पार्लिमानी तरीक़ाकार को सामने रखते हुए इस बिल को वापस भेजा जाएगा। सेनेट कमेटी में पूरी तौर पर मुबाहिसा किया जाएगा और उसके बाद जो पार्लिमानी सुप्रीमेसी है वो वाज़े होगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान लीग नवाज़ के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के रुकन रमेश कुमार साहब हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर कॉलम नगार अमार मसूद साहब हैं। सदीकुल फारूक साहब अगर आपसे हम आगाज़ करें, जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यूनानिमस तौर पे इसको सपोर्ट कर रहा है, साथ में द न्यूज़ में भी कुछ रिपोर्ट्स नज़र आएँ कि शायद शाहिद खकान अब्बासी साहब मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, कोई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाएँ जो कि मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, किस तरह देखते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अब तक की खबर वही है जो आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी, लेकिन वो जो नवाज़ शरीफ साहब ने ख़त लिखा कि ये पार्लियामेंट में लाएं और पार्लियामेंट में बाकायदा जो एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही इसने अगर पास होना है तो हो। ये जो एक बात भी सामने आई है कि जी वो इंस्टीट्यूशन बदनाम हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मुस्लिम लीग नून भी इंसानों ही की जमात है और उसे अपने मुल्क से मोहब्बत भी है। फ़ौज के बग़ैर दिफा भी नहीं हो सकता। तो मामला फिर ये भी है कि आखिर पार्लियामेंट में ही आया है तो पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला तो सामने आता है। काश ऐसा ना होता, ये तौसी ना होती, लेकिन अब जब हो रही है तो हमारी लीडरशिप का ये फ़ैसला अगर है तो, लेकिन मरहलावार देखते हैं तौसी का मामला किस करवट बैठता है। ड्यूरिंग डिस्कशन बहुत से पहलू जब बहस होगी कौमी असम्बली में तब भी आएंगे सामने और सेनेट में होगी तब भी आएंगे सामने। तो अभी मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता। रमेश कुमार साहब जो हुकूमत वक्त की मुशीर हैं, खसूसी मुआविन इत्तलात हैं फरदौस आशिक साहिबा, वो कहती हैं कि ऐसे मामले पर पोलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए ये कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन जो अभी सदीकुल फारूक साहब ने भी नुक्ता उठाया कि इस पर भी पार्लियामेंट्री डिस्कशन होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जिक्र किया कि आप इसको पूरी तौर पे डिबेट करें, क्या राय रखते हैं जनाब? देखिए, हर इशू के ऊपर डिबेट बनती है और मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियन जब भी कोई कानून पास करें उसके ऊपर डिबेट करके डिस्कशन के बाद जो बिल को फाइनल किसी भी इशू के ऊपर करते हैं तो वो उसमें बेहतरी होती है, मगर सिर्फ नीयत साफ़ होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुकद्दर बेहतरी तब हो सकता है कि हर चीज़ म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आगे बढ़े तो एक दूसरे के साथ बदअखलाक़ी को छोड़ के और इखलाक के दायरे में बैठ के अगर डिस्कशन के साथ इकोनॉमी को भी डिस्कस करें, फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस करें, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज़ भी डिस्कस करें, तो आज जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे हम नहीं पहुँचते। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कसूर है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जब भी ये चीज़ होती है तो कम से कम नीयतें साफ़ होनी चाहिए। प्रैक्टिकली जो है वो आदमी चाहता है कि भाई मैं इस तरीके से लेके जाऊँ, मुल्क को आगे लेके जाऊँ, तो वो मुल्क को आगे लेके जाने के लिए यूनिटी की ज़रूरत होती है और यूनिटी के बगैर नहीं बढ़ती है बातें। अब उसके लिए रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, चेयर की रेस्पेक्ट करें, चेयर जो है वो पार्लियामेंटेरियन की रेस्पेक्ट करे।
मैं समझता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, किसी का थोड़ा किसी का ज़्यादा, हर बंदे का कुछ न कुछ कसूर रहा है जिसकी वजह से आज तक हम सही ट्रैक के ऊपर नहीं हैं। मगर अब वक्त आ गया है और स्पेशली जो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अब कल से जो ईरान और अमेरिका का जो आप माहौल देख रहे हैं वो पूरे खित्ते को टेंशन में डाल रहा है। पोम्पियो का पहला फ़ोन बाजवा साहब को आना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखती हैं। अब इस टाइम के ऊपर अगर हम एक एक्सटेंशन वाला मामला जो हालात को देखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार आज नहीं माजी में भी रहा है, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है, अब उन चीज़ों के ऊपर हम सियासत करें वो भी हमारे लिए, मैं समझता हूँ हमारे अखलाक को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और इस हवाले से फिर भी कल पार्लियामेंट्री पार्टी की जो अपना बिजनेस एडवाइजरी की जो मीटिंग हुई उसमें डिसीशन हुआ कि नेशनल असम्बली के इजलास से ये बिल जो है कमेटी के अंदर भेजा जाए। फिर कमेटी के अंदर भेजा गया और कमेटी के अंदर डिस्कशन हुआ। जनरल कयूम साहब भी थे और श्री रहमान भी थी, रहमान मलिक भी था, मैं था, हम सब लोगों ने ओपन इसके ऊपर डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद यूनानी मसली हम सब लोगों ने ये महसूस किया कि ये बिल परफेक्ट है और इस बिल को जो है वो नेशनल असम्बली में दोबारा जो है पास करके भेजा जाए कि वो आगे उसकी कार्रवाई जो है वो चालू बढ़ सके। तो कंसेंसस के साथ हुआ है और मैं नहीं समझता कि कंसेंसस इस इशू के ऊपर नहीं है। सेंसिटिविटी को ज़रूर देखना हर पार्लियामेंटेरियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वक्त हमारी मुल्क की जो एक सोवेरेनिटी की जो अपना जो एक स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस मुताबिक हमें जो हमारे सिपह सालार हैं कम से कम उन इश्यूज़ के ऊपर हमें सियासत नहीं करें, हम आगे बढ़ें और मुल्क का एक इंटरनली डेमोक्रेसी का एक एतमाद दिखाएं इस इदारे के ऊपर। जी ठीक है। अमार मसूद साहब, ये जो एक सिलसिला था कि पहले जो कैबिनेट के रूल्स थे उनका इशू बना, उससे पहले नोटिफिकेशन का इशू बना था, सदर ने क्या दस्तखत किया कि नहीं, उसके बाद फिर आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का इशू था, फिर अदालत उज़्मा ने जब पटिशन पर फैसला किया तो फिर उसके बाद कहा कि आप ये सब का सब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करें और उस पर भी हुकूमत की कारकर्दगी उनके लिए मुतमईन नहीं थी, तसल्ली बख्श नहीं थी। तो क्या ये जो सारा प्रोसेस था इसको पहले ही रेक्टिफाई किया जा सकता था, दुरुस्त किया जा सकता था? देखिए, जाहिर है हुकूमत की बहुत ज़्यादा नाअहलियाँ तो इस सिलसिले में रही हैं। जो लोग एक नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं तैयार कर सके, उन्होंने नया पाकिस्तान क्या बनाना है, लेकिन इसमें बहुत सारी एंगल्स हैं और इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिबेट। इसमें एक बात है जो मस्बत है, उससे बात शुरू करते हैं कि इससे पहले भी इस मुल्क में एक्सटेंशंस हुई हैं, लेकिन आज तक ना कभी उनके बारे में बहस हुई है, ना मीडिया पर किसी को बात करने की जरूरत हुई है, ना पार्लियामान का उसमें कोई रोल था। वो एक ही आदमी आकर ये फैसला कर देता था या करवा लेता था। इस दफ़ा कम से कम ये इशू हाईलाइट हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये गेंद दे दी है और जुडिशरी की तरफ से जो इकदाम थे वो बहुत दुरुस्त थे और बहुत दलेराना थे। अब जो पार्लियामेंट में अगर इस पे बहस होती है तो ये मेरे ख्याल में किसी हद तक जमहूरियत की फतह कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जहां आप सियासी जमातों का जिक्र कर रहे हैं तो तीनों बड़ी सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हाथ बांधे चाह रही हैं कि किसी तरह उनकी हमायत को कबूल किया जाए और वो तीनों ही इस बिल की हमायत में वोट भी देना चाह रही हैं, जो कि एक तरह से अलमिया है, क्योंकि ये खास तौर पे नून लीग के हवाले से अगर ये एक्सटेंशन के बारे में नून लीग की हमायत मिलती है और जैसा कि खबरें आ रही हैं अभी तक वो बड़ी शिद्दत से हमायत करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये उस सारे बयानिए से इन्हेराफ है जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और वो जो सिविल सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत देने की बात थी, ये उससे लागा नहीं खाती। बिल्कुल फारूक साहब, जो अभी सवाल उठाया गया बयानिए का, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जो कि 2018 का जो इंतखाबी मुहिम था उसकी बुनियाद थी।
क्या जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बिल की हमायत में पार्लियामान के ज़रिए वोट देना चाहेंगे तो ये बयानिया जो है ये फिर जनाब थोड़ा सा वायलेट नहीं हो जाता, कमज़ोर नहीं हो जाता? चाहे जिस तरह अमार साहब ने जिक्र किया शायद खाकान अब्बासी साहब का हो या मियाँ नवाज शरीफ साहब का हो। असद रहीम साहब, अमार मसूद साहब ने जो बात की है आखिर में, उससे मैं मुकम्मल इख्तिलाफ तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात आपके सामने ज़रूर रखूँगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ तज़ादात से भरी हुई है। यहाँ आइनी जमहूरी निज़ाम को तसलसल से चलने ही नहीं दिया गया, बार बार आइन को तोड़ा गया। और आजकल ये लेटेस्ट एक क्लिप परवेज़ मुशर्रफ का चल रहा है कि आइन क्या है, चंद सफ़े जिन्हें फाड़ के जब चाहूँ मैं रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ। तो इसी तरह उन्होंने कहा सियासतदानों को मैं ठुड्डे मारूंगा। ये मामला यहाँ हुआ तो यहाँ तज़ादात तो सियासतदानों को, यानी पाकिस्तान सियासी तहरीक के नतीजे में वजूद में आया। सियासतदानों ने, तलबा ने, इसातिज़ा ने, सियासी रहनुमाओं ने, सब ने मिल के इसको बनाया जमहूरी तरीक़े से। उसके बाद अब तक क्या हुआ, और आपको वो अमरीकी थ्योरी भी याद होगी कि एशियाई मुल्कों में डिक्टेटर्स के ज़रिए अपने मकासद हासिल करें। वोट को इज़्ज़त दो का ये मामला दुरुस्त हुआ कि वो आ रहा है पार्लियामेंट के पास ही। पहले तो पार्लियामेंट को कोई पूछता ही नहीं था ना। 2-3 लोगों ने तो अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन दी, आई हेयर बाई एक्सटेंड प्रेसिडेंट सो एंड सो एक्सटेंड सच एंड सच, जो भी आपका जनरल है उसकी जो है मुद्दत मुलाजमत को। यहाँ अब ये हुआ कि बिल्कुल ठीक है कि अदलिया ने एक अपना माजी के मुकाबले में बेहतर किरदार अदा किया, और ये जो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। लेकिन हम अगर इसे सलामत रखने में कामयाब रहे, क्योंकि किरदार तो फिर जैसा हमारा किरदार है वैसा ही आगे नतीजा निकलना है। खुदा करे कि हम भी अच्छा किरदार अदा करें, पाकिस्तान बाकी रहता है तो आप ये कि मामलात और बेहतर होंगे। तो ये वोट को इज्जत देने की इस हद तक तो बात हो गई कि मामला पार्लियामेंट में इसी पे लेंगे। अगले हिस्से में रमेश कुमार साहब की भी राय शामिल करेंगे और कानून साजी के तरीकाकार की भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। हुकूमत वक्त के कानून साजी के मुतालिक बात कर रहे थे रमेश कुमार साहब। जो तनकीद की जा रही है लेजिस्लेशन के तरीक़ाकार पे कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो सबसे बड़े कानूनी अमूर हैं वो डिसाइड हो रहे हैं और पार्लियामान को आप एतमाद में नहीं ले रहे, तो जनाब जो तोसी का मामला है वो तो पार्लियामान के ज़रिए होगा, लेकिन जब आप नैब ऑर्डिनेंस को देखते हैं या बाकी सारी जो तरामीम लाई जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसके बारे में कई बार कहा गया है और अदालत उज़्मा ने कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ खसूसी हालात व वाक़यात के लिए इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, उसको आप किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, अगर हम सदीक़ उल फारूक साहब की बात को मैं अगर लूँ तो आप पूरी हिस्ट्री को देख लें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसकी गवर्नमेंट रही है, ये आर्डिनेंस का तरीक़ेकार आज से नहीं है, माजी से चलता आ रहा है। इवन माजी में तो एसआरओ जो है वो भी इतने आते थे, रोज़ाना एफबीआर नया एसआरओ जारी कर देती थी, कॉमर्स एसआरओ जारी कर देती थी। अब कम से कम एसआरओ कोई जो है ना इशू नहीं होता है। अब आर्डिनेंस जो है वो भी मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट के होते हुए आर्डिनेंस नहीं आने चाहिए, मगर कुछ ऐसी लेजिस्लेशन होती है जिस लेजिस्लेशन के इम्प्लीमेंट में देर नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन बढ़नी चाहिए अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में। तो उसकी जो शुरुआत है वो होती है एक दूसरे की रेस्पेक्ट के साथ। अगर रेस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट को तो परफॉर्मेंस दिखानी है, फिर गवर्नमेंट मजबूरी में जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आती है। मगर मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि हालात को असेंबली के अंदर चाहे असेंबली के बाहर, चाहे जैसे टीवी प्रोग्रामों में हम मिलते हैं, बैठे रहते हैं,
तीनों जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी में बैठे रहते हैं, खुश मजाक ये वो हाथ, मगर जब उस प्रोग्राम ऑन एयर होता है हमारा रवैया ऐसे चेंज हो जाता है लोगों का कि एक दूसरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं। भाई किसके लिए आप लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? आप आर्ग्यूमेंट्स करें, बेसिक चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल बात करें, अखलाक के दायरे में रहते हुए आप अपनी अच्छाइयाँ बताएं, वो अपनी अच्छाइयाँ बताएं, मगर बी रियलिस्टिक कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये नहीं है कि मैं अपोजिशन में हूँ, मुझे जो है वही लोग जो अपोजिशन में बैठते हैं जब गवर्नमेंट में होते हैं उन चीज़ों को अच्छा कहते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं उस टाइम पे उन चीज़ों को बुरा कहते हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया है। मैं समझता हूँ इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए सीनियर सियासी लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। मैं एक दो प्रोग्राम में था जब मौलाना साहब का धरना चल रहा था, तो मुझे कहा कि भाई मौलाना साहब का धरना जो है वो क्या समझते हो? मैंने कहा मैं आज के धरने को भी गलत कहता हूँ, मैं माजी के धरने को भी गलत कहता हूँ। देखिए, अगर हम अपनी गलतियों को अगर उसको हम डिफेंड करूँ और उसको मैं सही करूँ, आप भी मुझे कहोगे कि भाई ठीक है वो एक एजेंडा के तहत आए थे, ये भी अपनी एक एजेंडा के तहत आए। प्रोटेस्ट होने चाहिए, मगर ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हो जहाँ पे पब्लिक के अंदर असरात पड़े, जहाँ पे लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई हो जिसके अंदर सियासी शऊर नहीं मगर सियासत के अंदर या लोगों के अंदर बदतमीज़ी का माहौल बढ़े। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें मुआशरे को एक माँ बाप के बाद टीचर होता है, टीचर के बाद लीडर होता है, रोल मॉडल, और लीडर का काम है मुआशरे के अंदर अच्छी चीज़ों को अडाप्ट कराए, अच्छी बातें करे कि वो चीज़ें मुआशरे के अंदर बेहतरी लेके आए, सुधारा लेके आए। मगर अगर उन चीज़ों को हम अगर बुरे तरीके से लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस जो सिस्टम ख़राब होगा। यही वजह है कि 72 सालों में हमें सोचना चाहिए कि हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क, कितने मुल्कों की मैं बात करूं, जितने भी मुल्क हैं हमारे बाद आज़ाद होने वाले, वो सारे मुल्क आज $बिलियन के रिजर्व के मालिक बन गए, मगर हम $बिलियन रिजर्व के कर्जी बन गए। क्यों? हमारा पाकिस्तान, हमारी कौम अगर देखा जाए जितनी एनर्जेटिक है, जितनी मेहनती है, मगर हम हमारे बंदों को गलत टास्क के ऊपर लेके जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बिस्प इसकी जब अभी वेरिफिकेशन हो रही थी, हमने उसके अंदर जो मुस्तहकम लोग हैं उनका हक खाया। जब उसकी डेटा को रिकम्पाइल किया गया तो पता चला कि 2,37,000 लोग KPK के अंदर और 2,10,000 लोग पंजाब के अंदर और 1,27,000 लोग सिंध के अंदर और कुछ जो है 40,000 के करीब बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग थे जो बैंकों के अकाउंट भी रखते थे, हवाई सफ़र भी करते थे, ये करते थे। अमार मसूद साहब, जो रमेश साहब ने बात की उससे पहले सदीकुल फारूक साहब ने भी कहा कि कुछ अहम मामलात हैं जो कि अब पार्लियामेंट के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट्स आपको बताती हैं कि पिछले पार्लियामेंट्री टर्म में मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार आए, आज के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उससे भी कम 2 बार आए, जो सियासी आपके रहनुमा हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो शायद पार्लियामेंट को उतनी अहमियत नहीं देते और उसके प्रोसेसेस को, उसकी कानून साजी को उतनी तरजीह नहीं देते जितना देना चाहिए। उसको दुरुस्त किस तरह किया जाए? आपकी बात 100% दुरुस्त है कि सारे लोग ही पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का नाम लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को उस तरह एहतराम नहीं देते। बदकिस्मती से, और कुछ इसका जिक्र सदीकुल फारूक साहब ने भी किया कि कुछ अवामिल हमारी तारीख में ऐसे रहे कि हम पार्लियामेंट की वो इज्जत नहीं कर सके, वो एहतराम नहीं दे सके जो इसका हक है। देखिए, अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे के वाक़यात में देख लीजिए, हम अपने पार्लियामेंट को एक ख़ानदान नहीं बना सके। रमेश कुमार साहब ने जो ज़ुबान अभी जो बात की है, वो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तहरीके इंसाफ के एक लीडर की तरफ से ये बात कही जा रही है, क्योंकि एक्सटेंशन के मामले के अलावा बाकी हर मामले में जो ज़ुबान, जो लहजा, जो अंदाज़ इख्तियार किया गया है तहरीके इंसाफ की तरफ से,
वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था। पार्लियामेंट को खानदान हम इसलिए नहीं बना सके कि पार्टियां आपस में लड़ती रही हैं, और बिल्कुल इख्तलाफ करना चाहिए और ये जमहूरी हक होता है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का। लेकिन इसमें ज़रा देख लीजिए कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमारे 2 वज़ीर आज़म और 1 सदर जो है वो कैद में रहे, जिनके ऊपर अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये खानदान नहीं बन सकी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले और बगैर किसी इंटरवेंशन के चले। ये बात आप भी जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि जिन अरसों में पाकिस्तान में मार्शल नहीं होता, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी मार्शल के अदवार से इन्फ्लुएंस्ड होती है। उसके असरात, उसके समरात, उसके मुज़मरात उस नए जमहूरी निज़ाम में आ जाते हैं। और हम हर सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो जमहूरी पार्टी जो भी सिलेक्ट होके आती है, हम पहले उसको गाली देते हैं, उसको नाअहल साबित करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर लतीफ़े बनते हैं और उनका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये सारी, और ये नहीं है कि उनसे गलतियां नहीं होती, बिल्कुल गलतियां होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर बगैर किसी इंटरवेंशन के चलने देंगे तो फिर लोगों को जमहूरियत की कदर समझ आएगी, जमहूरियत के बारे में पता चलेगा। और देखिए इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। हम जमहूरी लोगों की इज्जत क्यों नहीं करते, ये सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद नहीं है। आप हमारे सिलेबस में जो एक बच्चा पढ़ता है उसके ऊपर देख लीजिए, हमने सिपा सालारों की और फातहीन की कहानियां उसमें पढ़ी हैं, मुझे भी याद है, आपको भी अजबर याद होंगी, हमारे सुनने वालों को भी याद होंगी। हमारी किसी किताब में जो बच्चे पढ़ते हैं, एक सफ़ा भी जमहूरियत के हवाले से है, एक सफ़ा भी हमारे आइन के हवाले से है, आइन की हुर्मत के हवाले से है, ये चीज़ें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी परवरिश जिस माहौल में होती है उसमें हम जमहूरियत को इज्जत देना ही नहीं चाहते। जो आज का एक जुमला मुझे असद कहने दीजिए, हाँ, कि जो है ना, माजी के किस्से सुनाना बहुत आसान है कि उस वक्त ये हुआ, उस वक्त ये हुआ। आज का वक्त बहुत अहम है। पहली दफा एक्सटेंशन वाला मामला पार्लियामेंट में आया था। यहाँ पर सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, और बदकिस्मती से तीनों सियासी जमातों में से कोई भी हमें इतना दलेर शख्स नहीं नजर आ रहा जो इस मामले पर खुलकर। इसी पर वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। हुकूमत वक्त की कानून साजी और जमहूरी तसलसल की बात हो रही थी। सदीकुल फारूक साहब, अभी अमर साहब ने कहा कि जी माजी में मत जाएं, लेकिन क्योंकि उसका जिक्र हुआ और आपने भी हमारी चेकर्ड तारीख का जिक्र किया, जब कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासी जमात ने मोहम्मद खान जुनेजो का साथ नहीं दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 2 बार साथ नहीं दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में भी मेमो गेट के पटिशनर बन गए, तो क्या हमारी अपनी सियासी जमातों को एक बुनियादी किरदार नहीं अदा करना चाहिए कि ये जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम किया जाए? आपने बहुत दुरुस्त बात की, और मैंने इसीलिए गुजारिश की थी कि हमारी सियासी तारीख में बड़े तजादात हैं, और ये तजादात चूँकि हमारे माशरे में जमहूरियत को आज़ादाना तौर पर फ़रोग़ नहीं पाने दिया गया, और वो जिनका रमेश साहब ने भी जिक्र किया, अमार मसूद साहब ने भी, कि जो अखलाकी और जमहूरी कदरें होनी चाहिए, कहा ना अपना अमार मसूद साहब ने कि पार्लियामेंटेरियन और सियासी पार्टियां एक ख़ानदान नहीं बन सकी। ये बात दुरुस्त है कि ऐसे ख़ानदान जिनमें इख्तिलाफ राय हो, दुश्मनी ना हो, सियासतदानों और सियासी पार्टियों ने एक के मुकाबले में दूसरे ने अवाम के पास जाना होता है, अगर एक नाकाम हो तो दूसरी आ जाती है। ये मामला अगर अदलिया में इस तरह इख्तलाफ हो, खुदा ना खास्ता, या फौज में, तो वहां तो बंदूकें उठ जाएंगी, वो तो फिर काम ही नहीं चल सकता। इसलिए ये चीजें सियासतदानों को सीखनी भी चाहिए और इसका अमली मुजाहरा भी करना चाहिए, बर्दाश्त, तनकीद और ताअमुन। अब मैं ये अर्ज करूं, जैसे आर्डिनेंस की बात की, तो आर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कभी भी पसंदीदा चीज नहीं रही, और वही इमरान खान जो आर्डिनेंस को यानी टूथ एंड नेल अपोज करते चले आए,
उनके क्लिप्स निकालें ज़रा और उनके जो वाज हैं वो ज़रा देखें। और अब यानी अपोजिशन को तो इन्हीं नैब कवानीन के ज़रिए तकरीबन 1.5 साल दीवार से लगाए रखा, और जब अपनी बारी आने लगी सर पर नैब के कवानीन की तलवार लटकने वाली हुई कि जनाब अब आप जो है वो BRT पेशावर मेट्रो और बिलियन ट्री सुनामी और जिनकी अब इंक्वायरी भी सामने आ गई, इनमें अब आप फंसने लगे हैं, तो रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया। तो ये वो कहाँ है अदलो इंसाफ और तहरीक इंसाफ का नाम के जी इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बात जो है ये बुरी है। दूसरी बात इन्होंने ठीक की कि ये इन हेस्ट नहीं होना चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महीने दिए हैं तो वो 29 मई 2020 तक है, इसे आराम से आने दें। बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज किया कि दिफा के हवाले से हम फौज को कंट्रोवर्शियल न बनाना चाहते, न बनाना चाहिए। वक्त बहुत कम हो रहा है। रमेश कुमार साहब, इससे थोड़ा सा हट के, क्योंकि आपने भी बिस्प की बात की थी, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें एक फलाही रियासत की सख्त ज़रूरत है। तो जब दूसरी जानब ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक बहरान भी है और उसके साथ साथ आपने वेलफेयर बजट में भी एक्सपेंशन करनी है, बिस्प को आप दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें यानी एक इकोनॉमिक क्राइसिस है वाज़े किस्म का, और वो जो एक्सपेंडिचर आपको करना होगा एक वेलफेयर सिस्टम बनाने की और खड़ा करने के लिए, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकेंगी? कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए, वेलफेयर स्टेट चलाने के लिए आप अगर मुस्तहिक लोगों को अगर देखेंगे और उसकी सही स्क्रूटनाइज करके आगे बढ़ेंगे तो पैसा उसके लिए कोई मसला नहीं है। डोनर भी आएंगे, मुल्क के पास भी इस हवाले से पैसा होना चाहिए, मगर मेन चीज़ ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें आगे बढ़ें। दूसरी बात जो सदीक़ुल फारूक साहब ने जो बात की, मैं उसको ज़्यादा अहमियत इस वजह दूँगा कि हमें इस तरीके से देखें, जब तक हम इंटरनली एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे। माजी में क्या होता रहा, माजी में इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे पेश किया गया डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ से कि जैसे वो दुश्मन है हमारे। ये चीज़ें हमें अपने जहन से ख़त्म करनी पड़ेंगी। जब तक ये चीज़ें हम ख़त्म नहीं करेंगे, कभी हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा और कभी हमारे पास अंदर डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का झगड़ा। जब हम अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे हमारी फॉरेन कमेटी होती है, उन कमेटी के थ्रू कोई लेजिस्लेशन करें, कमेटी के थ्रू हम मैसेज भेजें जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद होती है। ये प्रैक्टिस जब हम डेवलप करेंगे, आपको ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसा आवाज़ मिलेगा, ऐसी रेस्पेक्ट मिलेगी। मैं समझता हूँ उसके ऊपर आज तक कोई हुक्मरान पैरा नहीं है। अगर जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी पॉलिसी, अपनी चीज़ें लेके आता है, मगर उसको भी ये समझना होना चाहिए कि मेरी पॉलिसियाँ ठीक है, हुकूमत मेजॉरिटी होती है, मगर उन पॉलिसियों के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपोजिशन के साथ मिलके बढ़ते हैं तो उसमें फ़ायदा है। मगर ये एक प्रैक्टिस ऐसी चलती आ रही है कि जो हुकूमत में आता है वो कहता है कि मैं बादशाह बन गया हूँ। एक तो हमें ये सोच ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर हमें इस मुल्क को इंटरनली हम यूनिटी के साथ एक एक्सटर्नल कम्युनिटीज़ को मैसेज देंगे तो मैं समझता हूँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करें। जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करें, जो गलत चीज़ है उसको आप कहें कि ये गलत चीज़ है। जैसे मैं अपनी पार्टी में होता हूँ, नून लीग में होता था, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं उसको मैं क्रिटिसाइज करता था। आज पीटीआई में हूँ तभी बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करता हूँ। ये आदमी को करेज होना चाहिए। वो करेज उसको होता है जो सच्चा होता है अपने ज़मीर के साथ और खुदा को हाजिर नाज़िर समझ के बाद। वो जो कहता है कि मेरा लीडर ही खुदा है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। फिर वो लीडर जैसे बोलेगा कि हाँ ये है तो हम बोलेंगे ये है। तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ जाएं। अमार मसूद साहब, मुख्तसरन सर, क्योंकि बिस्प की एक बात ज़रा रह गई थी, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपने 8 लाख लोगों को गलत तौर पे इससे निकाल दिया। पीटीआई का कहना है कि हम जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सामने रखेंगे और वो बिस्प से
फ़ायदा उठा सकेंगे? किस तरह देखते हैं जनाब? फिर क्लोज करते हैं मुख्तसरन सर। अच्छा, मुख्तसरन बात करता हूँ, थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स फंड से या प्रोग्राम से किसी एक ख़ानदान को कितने पैसे मिलते हैं। उनको 6,000 रुपया मिलता है। मुझे बिल्कुल सही नहीं पता कि ये जो फिगर बता रहे हैं 8 लाख की सही है, वो लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे, उनको गलत पैसे मिल रहे थे। लेकिन जो टोटल 8 लाख लोगों से आपने पैसा बचाया है वो 16 अरब रुपया बनता है। और ये तहरीक इंसाफ इसको इतना बड़ा क्लेम कर रही है कि जैसे पता नहीं तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल पकड़ा गया है। एक तरफ 16 अरब रुपया है, दूसरी तरफ 125 अरब रुपया बीआरटी में तबाह हो चुका है। 7 साल हो गए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। उस हवाले से तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश है। तो बिस्प को प्रोपेगेट करने के साथ साथ अगर आप कुछ बेहतरी के इकदाम बीआरटी के हवाले से भी करें तो बहुत बेहतर। सिद्दीकुल फारूक साहब, अमर मसूद साहब, गलत चीज को गलत चीज से कंपेयर नहीं किया करें। जो गलत है, अगर बीआरटी गलत है, जो गलत है, मैं समझता हूं जो चीजें गलत है उनको गलत कहें, जो सही है उनको सही कहें। बहुत बहुत सिद्दीकुल फारूक साहब, अमार मसूद साहब, रमेश कुमार साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।